राउंड भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फैक्ट और रिसर्च के साथ देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। मुंबई में ममता बनर्जी के यूपीए पर सवाल उठाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि यूपीए क्या है ममता को नहीं पता है। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अब ज्यादा पागलपन शुरू कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात के बाद बयान दिया था कि अभी यूपीए कुछ नहीं है। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ तल्ख तेवर जारी रखते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे और सिर्फ विदेश में ही रहे तो काम कैसे चलेगा। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? ममता ने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को जाना ही होगा। राज्यसभा से सस्पेंड 12 सांसद निलंबन वापसी को लेकर आज भी संसद परिसर में धरना देंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ये सांसद सुबह से शाम तक धरने पर बैठते हैं। सस्पेंड सांसदों का कहना है कि जब तक सस्पेंशन वापसी नहीं होगी, पूरी सदन की कार्रवाई के दौरान ये लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया है कि जब तक अपने आचरण के लिए ये सांसद माफी नहीं मांगेंगे तब तक सस्पेंशन खत्म नहीं होगा। वहीं निलंबित सांसदों का कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता के लिए सवाल पूछने पर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तानाशाही के खिलाफ हम गांधीवादी खड़े हैं और झुकेंगे नहीं। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत पर सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। सरकार के मुताबिक उनके पास मृतक किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। सरकार ने भले ही कृषि आंदोलन के दौरान एक भी किसान की मौत न होने का दावा किया हो, लेकिन किसान संगठनों का दावा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, किसान संगठन अपनी शर्तों में इन किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। इधर कुछ किसान संगठनों का दावा है कि केंद्र सरकार किसानों को गुटों में बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की यह मंशा सफल नहीं होगी। किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील की है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। एमएसपी की मांग पर केंद्र बात करने के लिए राजी है। अब किसानों को लौट जाना चाहिए और सीमाएं खोल देनी चाहिए। कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। नियम 193 के तहत सदन में महामारी पर बहस होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी ने वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की है। सदन में स्वास्थ्य मंत्री जवाब रखेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और इसे रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में जानकारी दी कि फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार ने सतर्कता बरतते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सूचना देनी होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यात्रा से पहले ही यात्री एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। WHO के मुताबिक अब तक 23 देशों में ओमाइक्रॉन का मामला पहुंच चुका है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर शहर के नजदीक मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यूनिवर्सिटी का नाम भी मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखा गया है। लोग दूर दूर से मां शाकुंभरी देवी का दर्शन करने आते हैं। पहाड़ियों पर बने इस मंदिर में आने वाले कुछ श्रद्धालु लेटकर परिक्रमा तक करते हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में मौजूद मां शाकुंभरी देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का शीश गिरा था और कहा जाता है कि देवी शाकुंभरी ने यहाँ ध्यान लगाया था। मंदिर में शाकुंभरी देवी के अलावा भीमा, ब्राह्मणी, शताक्षी देवी की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं।
मां शाकुंभरी के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। करीब 1 लाख लोगों के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। कृषि कानून की वापसी के बाद अमित शाह वेस्टर्न यूपी में होंगे, जहां से किसान आंदोलन को ताकत मिलती रही है। चुनाव के लिहाज से देखें तो पश्चिमी यूपी में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 60 बीजेपी के पास हैं। बीजेपी इस इलाके में कम से कम अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। यूपी विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव जी जान से जुट गए हैं। इसी कड़ी में वो 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर हैं। आज अखिलेश यादव ललितपुर में होंगे। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बानपुर के ग्राम वीर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही किन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीट हैं, जिस पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। किसी भी कीमत पर इन सभी सीटों पर अखिलेश अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। उधर प्रियंका वाड्रा आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। यूपी कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। प्रियंका यूपी में लगातार रैली कर यूपी की योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। हर वो बिसात बिछाए जा रही हैं, जिससे कि वोटरों को अपने पाले में जोड़ा जा सके और पिछली जीत को दोहराया जा सके। आज इसी कड़ी में सीएम योगी यूपी के छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम 12 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के खाते में ऑनलाइन स्कॉलरशिप की सौगात देने जा रहे हैं। सीएम कुछ स्टूडेंट से बातचीत भी कर सकते हैं। वैसे तो हर साल छात्रवृत्ति बांटने का ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को होता है, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि दिसंबर तक सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल जाए। सीएम योगी अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से वर्चुअली छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल जमकर पसीना बहा रहे हैं। पार्टी आज पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। शहीद भगत सिंह चौक से तिरंगा यात्रा शुरू होगी, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। केजरीवाल आज पंजाब और पंजाबियों को चौथी गारंटी भी देंगे। इससे पहले केजरीवाल पंजाब में आपकी सरकार बनने पर 3 गारंटी पहले ही दे चुके हैं। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के काले अंग्रेज वाले बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि काले हैं तो क्या हुआ, हमारी नीयत साफ है। उधर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को पॉलिटिकल आर्टिस्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता केजरीवाल के बहरूपीय चरित्र से वाकिफ है। श्रीनगर के राजौरी कदल इलाके में आतंकवादियों ने ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग की। इस हमले में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। शहीद सिपाही की पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है, जो राजौरी कदल में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आतंकी हमले में हत्या के बाद पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही शहर में आने जाने के सभी रास्तों पर विशेष नाकेबंदी की गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। इधर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में से एक जैश-ए मोहम्मद का कमांडर है, जबकि दूसरा विदेशी आतंकी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के होने की सूचना के बाद मंगलवार देर रात इलाके में अभियान शुरू किया था। राजस्थान के अलवर में एमबीबीएस के स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता बैचमेट दोस्त अनिल की बहन की शादी में शामिल होने आई थी, जहाँ पर होटल में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए गहलोत सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी 3 बड़ी खबरें होंगी, जहां पर सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो वहीं ललितपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ रैली पहुंचेगी और वहीं प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली करने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव चुनाव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी चुनाव विजय रथ यात्रा आज ललितपुर पहुंचेगी, जहां पर वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अखिलेश सबसे पहले बानपुर के गांव वीर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही
गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ऐतिहासिक धार्मिक आस्था स्थल तुवन मंदिर जाकर के भगवान हनुमान के दर्शन भी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस हासिल करने के लिए अखिलेश यादव की बुंदेलखंड की 19 सीटों पर खास नजर है। और इससे पहले आपको पता होगा, बुधवार को अखिलेश यादव ने बांदा से मिशन बुंदेलखंड की शुरुआत की है। अखिलेश की रैली में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। चुनावी रथ पर सवार अखिलेश पहले दिन काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए। परिवारवाद वाले बयान को लेकर के अखिलेश ने बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार भी किया है। और वहीं टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए दो टूक बता दिया है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी से कोई भी किसी भी तरीके का अलायंस नहीं करने जा रही। आज न पैदावार बढ़ी है, न किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है और डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, आज किसान के ऊपर संकट पैदा हो गया। न खाद मिल रही है, न कीटनाशक दवाइयां हैं, न डीएपी है। यहाँ बुंदेलखंड वो है जो नीति आयोग कह रहा है कि सबसे ज्यादा गरीब इलाके में लोग रह रहे हैं। तो आखिरकार डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? नीति आयोग भी उन्हीं का है। और अगर नीति आयोग के आंकड़े ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर क्या रही थी? अच्छा अखिलेश जी, मैंने देखा है आमतौर पे पर्सनल अटैक से परहेज करते हैं, लेकिन आज बांदा में जो जनसभा थी उसमें आपने परिवार का मुद्दा उठाया। जहां एक तरफ भाजपा के लोग आप पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आपने उठाया दूसरा मुद्दा कि जिसका परिवार नहीं वो परिवार किसी को खोने का दर्द कैसे समझे। किसकी तरफ इशारा? बांदा में एक गरीब जो ढाबे पे काम करता था, एक दबंग आदमी ने आकर के, बीजेपी का कार्यकर्ता ने आके उसको चीर दिया। क्या आज कल्पना कर सकते हो कि नशे में वो चीर दे आदमी को? इसी तरह अमन त्रिपाठी, जिसकी जो 14 साल की उम्र है, 11 तारीख को अपहरण हुआ, 12 तारीख को या 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। क्या सरकार कर रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या परिवार की उनकी मदद हो रही? जिस समय लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड में लौट करके आए, कईयों की जान चली गई। क्या सरकार ने मदद की? अगर कोई मदद कर रहा था उस समय और आज भी, तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि परिवार वाले ही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। वो क्या दुख दर्द समझेंगे जिनके परिवार नहीं है? किसान की मदद क्यों नहीं की? मजदूर अगर वो मेहनत कर रहा था, परिवार उसका बुंदेलखंड में था, अगर उसकी जान चली गई तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? मुझे याद है ललितपुर एक गर्भवती महिला चल करके आई थी नासिक से, उसके बेटी पैदा हुई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो घर पहुंची, कोई मदद किया? उसकी समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए से मदद की। तो इसलिए जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनके सामने कोई आसरा नहीं है, कोई मदद कर सकता है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार को मदद करनी चाहिए तब सरकार उन्हें अनाज छोड़ रही है। इसलिए इस सवाल मैंने उठाया। जी अच्छा अखिलेश जी, अलायंसेस को लेकर बहुत बात हो रही है, तमाम छोटी पार्टियों के साथ आप कर रहे हैं। आपके सहयोगी राजभर जी ओवैसी जी का नाम भी लेते हैं ताकि वोट बंटने ना पाए। और मैं ये केवल एक राजनीतिक तौर पर ही प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, अगर कैलकुलेशंस भी देखे जाएं इलेक्शंस के, तो उसमें भी शायद उनको साथ लें तो आपको फायदा हो। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होना था दलों से, वो लगभग पूरा हो गया। छोटे और जो क्षेत्रीय दल हैं, एक आध के लिए जरूर गुंजाइश है, लेकिन लगभग गठबंधन पूरा हो गया। बहुत सारे दलों से जिनसे बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी बातचीत पूरी होकर के हम अपना गठबंधन पूरा कर लेंगे। AIMIM के साथ नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा कि AIMIM से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं होने जा रहा। एक सवाल बस लास्ट, आज केशव मौर्य जो डिप्टी CM है कह रहे हैं कि काशी और इसके अयोध्या के बाद वहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की बारी है। इसको किस रूप में आप देखेंगे? जिनकी जिम्मेदारी ये थी किसानों की आय दोगुनी करने की, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे, जो लोग ये काम नहीं कर पाए हैं, डीजल पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गरीब की जेब से पैसा लेकर के अमीर की तिजोरी भरनी है। तो इनका जब जवाब नहीं है, तभी जानबूझ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि प्रदेश का किसान, नौजवान और यहाँ का व्यापारी, यहाँ के आम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। तो चुनाव का वक्त नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने दौरे तेज कर दिए हैं और आज इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली करने वाली हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगी। यूपी कांग्रेस का ये दावा है कि इस रैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे।
यूपी में महिलाओं की सुरक्षा और उनके मुद्दों को कांग्रेस जोर से उठा रही है और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने 40% टिकट महिला को देने का ऐलान किया है। आपको यह भी बता दें कि 15 नवंबर को प्रियंका गांधी की अचानक से तबीयत बिगड़ने से उनका जो मुरादाबाद का दौरा था वो आखिरी वक्त पर स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली होने वाली है। प्रियंका गांधी संबोधित भी करेंगी जनसभा को। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। शिलान्यास के बाद होने वाली जनसभा के लिए 10 लाख स्क्वायर फीट का विशाल पंडाल भी बनाया गया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और इसी के साथ ही 3 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर शहर के नजदीक मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यूनिवर्सिटी का नाम भी मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखा गया है। लोग दूर दूर से मां शाकुंभरी देवी का दर्शन करने आते हैं। पहाड़ियों पर बने इस मंदिर में आए कुछ श्रद्धालु लेटकर परिक्रमा तक करते हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में मौजूद मां शाकुंभरी देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का शीश गिरा था। कहा जाता है कि देवी शाकुंभरी ने यहाँ ध्यान लगाया था। मंदिर में शाकुंभरी देवी के अलावा भीमा, भ्रामरी, शताक्षी देवी की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। मां शाकुंभरी के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। करीब 1 लाख लोगों के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। एक बड़ा जुटान होने जा रहा है और शहर के लोग हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सब लोगों की इच्छा है कि हम माननीय गृह मंत्री जी को सुने, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। तो माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सहारनपुर पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं। तीनों के हेलीपैड अलग अलग हैं और जो सूचना प्राप्त हुई है पहले मुख्यमंत्री पहले आ जाएंगे 15-20 मिनट पहले, उसके बाद अमित शाह जी पहुँचेंगे। सहारनपुर में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के अलावा जो रैली होगी उसमें मुख्यमंत्री योगी भी गृह मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज की रैली से पहले सहारनपुर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है। आज का दिन वाकई विशेष है क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अमित शाह वेस्टर्न यूपी में होंगे, जहां से किसान आंदोलन को ताकत मिलती रही है। चुनाव के लिहाज से देखें तो सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। पश्चिमी यूपी में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 60 बीजेपी के पास हैं। बीजेपी इस इलाके में कम से कम अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। किसान आंदोलन, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा के चलते बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में राह आसान नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने दहशत मचा रखी है। ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी चुनाव आयोग ने कोविड के प्रबंधन को लेकर के योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए। आने वाले हैं तो इसको लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां होंगी कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जो जिलों में इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं उनमें कोविड के दृष्टिगत सभी जिलों में कोविड का प्रबंधन कैसे हो इसके लिए एक योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में इस पर कार्य भी हो रहा है और कोविड के दृष्टिगत जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और जो भी नॉर्म दिए गए इनका पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, इस पर भारत निर्वाचन आयोग बहुत ही जोर दे रहा है। ठीक सर। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत पर सरकार और किसानों के बीच ठन गई है। सरकार के मुताबिक उसके पास मृतक किसानों का कोई भी आंकड़ा नहीं है। ऐसे में अब किसानों के उन दावों का क्या होगा जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि आंदोलन के दौरान कुल करीब 700 किसानों की मौत हुई है।
बिल्कुल जिनको कोई शर्म नहीं आती भी किसानों की शहीदी के मजाक उड़ाया जा रहा है। पिछले एक साल में 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। किसान भले रट रहे हों, आंदोलन जारी रहेगा। 13 महीनों में 700 साथी बिछड़ गए, मौत ने लील लिया। उनका हिसाब कब होगा? परिवार को मुआवजा कब मिलेगा? लेकिन मुआवजा कौन पूछता है? सरकार ने तो ये कह दिया कि कृषि आंदोलन के कारण किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संसद में 8 सांसदों ने सरकार से सवाल पूछा। एनसीआर और आसपास के आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई? क्या आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई? अगर हां, तो उसका ब्यौरा दें। अगर ना, तो बताएं क्यों नहीं दिया गया। अब बारी सरकार की थी, लेकिन जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के पटल पर जो लिखित बयान रखा, उसमें कहा गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान मौत का कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और पंजाब सरकार ने आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि कोई मौत नहीं हुई तो मुआवजा कैसा? लेकिन राज्य सरकार के रिकॉर्ड में किसानों की मौत दर्ज है और केंद्र को इसकी जानकारी नहीं। कृषि और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकारें ही इन पर फैसला लिया करती हैं। और किसान आंदोलन के दौरान जो मौतें हुई हैं या फिर जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उनके आंकड़े भी राज्यों के पास ही हैं और शायद राज्यों ने उन आंकड़ों को केंद्र सरकार के साथ साझा नहीं किया है। तभी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक सवाल के जवाब में संसद में ये कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें ये पता हो कि कितने लोगों की मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान। अब संसद में सरकार के इस जवाब से किसानों को भड़कना ही था, उनका गुस्सा फूट पड़ा। 700 से अधिक हमारे किसानों की मौत हुई है और उस पर ये सरकार ये कहे कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर सरकार को, सरकार में जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनको आंकड़ा नहीं है। इस हिंदुस्तान में एक एक मौत का आंकड़ा होना चाहिए। एक तरफ सरकार का संसद में ये जवाब, वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं को फोन। दोनों बातें एक साथ हुई। सरकार ने किसानों को फोन कर कर बातचीत का न्योता दिया और किसानों की नुमाइंदगी करने वाले 5 नेताओं के नाम मांगे। अब सवाल उठता है, सरकार चाहती क्या है? एक तरफ कृषि कानून वापस लेकर सरकार ने आंदोलन की धार कम करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ संसद में बयान आग में घी डालने जैसा है। यानी कृषि कानून की वापसी के साथ किसान आंदोलन की दिशा और धार पर गफलत के बादल छा गए थे। उसे फिर नई जान, नया मकसद मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।